आंदोलन जो चल रहा है, एक तो नौजवानों की हिम्मत और बुजुर्गों की समझदारी, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आंदोलन चल रहा है। जो आने वाली नस्लें हैं वो हमारा नाम लें, हमारा गुणगान करें, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि उन लोगों को हम क्या दे के जाएंगे, कैसा भारत दे के जाएंगे। कि अगर आज चुप बैठ जाएंगे, हमारा जिंदगी तो इतना संघर्षमयी है और गुलाम बनाया जा रहा है, तो आने वाला समय कितना खराब होगा। बस ये सोच के जब देखो आपस में लड़वाने की बात करते हैं तो जागरूक है जनता, इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ गए हैं अब कि ये सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं। तो आज देश जो डूब रहा है, देश की जो स्थिति हो गई है, उसमें सरकार, उद्योगपति के साथ साथ जो मीडिया है, देश की मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा देश बर्बाद होता है, गर्क में जाता है, तो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा जो आवाज उठाना ही सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन आज के डेट में जो भी आवाज उठाता है, उसके आवाज को दबा दिया जाता है। तो हो सकता है मेरी भी आवाज कल को दबाने की कोशिश की जाए, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी तरह का इल्जाम लग जाए, कुछ भी घटना हो जाए। एक तरफ तो है कि घर में बंद हो जाओ, अपने आवाज को बंद कर लो और इंतजार करो हमारा नंबर कब आएगा। जीने से बेहतर है कि मैं एक दिन की जिंदगी जीऊं, एक घंटे की जीऊं, लेकिन सीना तान के जीऊं, हक के लिए आवाज उठाऊं, दलित के लिए, कुचले के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जिस पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़ी रहूं। इस देश में राजनीति हो, वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग हावी हैं। इस देश में सोशल जो गेस्चर है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि समाज वैज्ञानिक हो या जिस तरह से लगातार सोशल एक्टिविस्ट हो, तो बड़े बड़े नाम भी आएंगे, तो उसमें भी देखेगा, चाहे वो मेधा पाटकर हो, तमाम लोग। लेकिन वहाँ अकाल दिखता है SC ST OBC और माइनॉरिटी का। किसान आंदोलन को पूरा देश, पूरी दुनिया में चर्चा है, बहुत मजबूत आंदोलन होकर उभरा है। लेकिन उसमें कई ऐसे जो जब आप देखेंगे ग्रास रूट पर, ग्राउंड पर, तो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं, पुरुष सब उसमें भाग ले रहे हैं। और बेसिकली किसान जातियां ही बहुजन समाज से SC ST OBC माइनॉरिटी हैं। मेरे साथ जेबा हैं, आपने पहले भी इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं। किसान आंदोलन के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लगातार सड़कों पर रह रही हैं, लगातार आंदोलन को मजबूत कर रही हैं। पंजाब जाना हो, दिल्ली जाना हो या झारखंड जाना हो, देश भर में अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही हैं। और मेरी लगातार कोशिश है कि वो तमाम लोग जिनको मीडिया में स्पेस नहीं मिलता है, जिनको जाति और धर्म की वजह से हाशिए पर डाला जाता है, ये कौन सी विडम्बना है कि एक जाति और धर्म विशेष के लोग ही इस देश में हर जगह आपको लीड करते हुए दिखेंगे। क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को गुमनामी में धकेल दिया जाता है? नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि वो तमाम लोग जो ग्राउंड पर बेहतर काम कर रहे हैं, उनको आपसे रूबरू कराया जाए। जेवा वही शख्सियत हैं जो लगातार सड़कों पर हैं, अपना खर्चा करती हैं, अपना समय निकालती हैं, और उनकी कोशिश है कि इस देश में संविधान बचे, किसान बचे। इस कोशिश में कितनी कामयाबी मिलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराए। जब एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब करनाल में तो सरकार झुक गई है, तो अब क्या लग रहा है, आगे क्या रोड मैप है किसानों का और आगे क्या रणनीति है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भैया आपका, और आदाब, नमस्कार, सलाम सभी दर्शकों को। देखिए, सरकार जिस तरह करनाल में झुकी है, एक दिन दिल्ली के सरहदों पर भी सरकार को झुकना होगा, मजबूरीवश झुकना होगा, और ज़रूर झुकेगी। क्योंकि जीत जो है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल से भरा, लेकिन अंत में जो जीत है हमेशा सच्चाई की होती है। इसलिए हमें सच्चाई पर भरोसा है, यकीन है, और उस यकीन और भरोसे के चलते मैं बोल रही हूँ कि किसानों की जीत होगी। क्योंकि किसान जो है देश का अन्नदाता है, देश का पेट पाल रहा है, और ऐसे लोगों के साथ ऊपर वाला भी इन्हीं के साथ देता है, इनके साथ होता है। क्या लग रहा है, 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत, आप लंबा समय गुजार चुके हैं सिंघू बॉर्डर पर, कहाँ से इतनी ताकत मिलती है उन लोगों को? बारिश झेल लिया, गर्मी झेल ली, सर्दी झेल ली, दोबारा सर्दी आ रही है, 9 महीने से ज़्यादा का आंदोलन है, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग? मैंने कुछ ही रातें, 1-2 रातें ही गुजारी, आपने तो लंबा समय गुजारा है। यही बात तो मतलब बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतना कठिन परिश्रम। एक तो जब सर्दी थी तो
इतनी सर्दियों में, और सही से इंतज़ाम भी नहीं था। अब तो जो टेंट है वो पक्के बन गए हैं, सारे पंडाल पक्के बन गए। उस टाइम तो सिर्फ कपड़े के थे और पूरा हवा क्रॉस करता था। उसके बाद से सर्दी में रह रह के आंधी तूफान भी, जबकि पहले से मुझे लगता है इस साल ये 10 महीने में ज़्यादा हुई है। हमेशा कैंप उड़ जाते थे और पानी लग जाती थी, सर्दियों की मैं बात बता रही हूँ। और उनके कपड़े जो हैं किसानों के भीग जाते थे, खाने का कभी राशन हटा रहे हैं, कभी राशन को ढक रहे हैं, वो सब भीग जाते थे, खाना बनने में देर हो जाता था। और गर्मी में तो इतनी सख्त गर्मी और लू कि चल पाना मुश्किल, और अब बरसात। तो जब सच के रास्ते पे चलते हैं और संघर्ष करते हैं तो हिम्मत अपने आप आ जाती है, क्योंकि और सब जान रहे हैं कि ये लड़ाई जो है बहुत मुश्किल है और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। इसलिए सब पहले से ही अपना मनोबल जो है ऊपर है और हिम्मत बना के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बातों से और मौसम की मार से, एक तो सरकार का अत्याचार और दूसरा मौसम का मार, अगर मौसम के मार से हार जाएंगे तो आगे संघर्ष कैसे करेंगे। इन सभी बातों से एक जीत के लिए, ये जो जीत का जोश है और संघर्ष की ताकत है, वही हिम्मत देती है। जो किसान खड़े हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है शंभू भैया कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करने वालों में मैंने देखा है। मैं तो खुद वहाँ पर जो लंगर व्यवस्था थी तो लंगर में सेवा करती थी खड़े होके, तो मैंने देखा है अपने आँखों से कि कम उम्र के लड़के तो हैं ही वहाँ पर, नौजवान, लेकिन उनके साथ साथ 70 साल, 80 साल, 85 साल के बूढ़े ज़ईफ़, वो लोग 4 बजे सुबह में उठते हैं और लंगर सेवा में लग जाते हैं। खाना बनना शुरू हो जाता है, चाय बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह आसपास के लोगों की सेवा करते हैं। ये जो हैं, ये जो बड़े बूढ़े और बुज़ुर्ग हैं, ये आंदोलन की नींव है। और इन्होंने जिस तरह आंदोलन को चलाया है, और दूसरी बहुत सारी बुज़ुर्ग महिलाएं, माताएं ये आंदोलन के साथ खड़ी हैं, चाहे कितनी भी उम्र की महिलाएं और माताएं हैं। आप जाइए तो उन्हें देख लीजिएगा। तो एक मिनट, ये जो बुज़ुर्ग हैं, आंदोलन जो चल रहा है, एक तो नौजवानों की हिम्मत और बुज़ुर्गों की समझदारी, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आंदोलन चल रहा है। आप तो महिलाओं के साथ भी रुकी होंगी जब, तो वो कैसे सोचती थी, क्या बात करती थी? उनको पता था कि हम लोग क्यों आए हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद है आश्चर्यचकित रहती थी उनकी बातों को सुनकर, उनका नॉलेज सुनकर। और वो जितना समझती हैं, जितना करती हैं, उन्हें पता है कि ये हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो आगे आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बहुत अच्छी समझ रखती हैं। पंजाब से आई हुई महिलाएं, हरियाणा से आई हुई महिलाएं, यूपी से आई हुई महिलाएं, और देश के हर कोने से आप जब भी जाइए कहीं ना कहीं से महिलाओं की टीम को आप बॉर्डर्स पे देख लेंगे। और जो किसान का पार्लियामेंट हुआ था, वहाँ पर 200 महिलाएं थी जो सांसद थी एक दिन के लिए। जो किसानों का 22 तारीख से 9 तारीख तक, 22 जुलाई से 9 अगस्त तक जो पार्लियामेंट चला था जंतर मंतर पर, तो लास्ट डे जो है 200 महिलाएं थी सांसद। वो पूरे देश से महिलाएं वहाँ पर आई थी। कोई देश का ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से महिलाएं बची थी। तो उन लोगों में बहुत जागरूकता है, वो सब स्थिति को समझ रही हैं कि क्या है। और अगर आज नहीं लड़े तो आने वाला समय जो है में हमें गुलामी की जंजीरों में बांध दिया जाएगा, हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चों के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश में रहना, भारतवर्ष में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो समझ रही हैं कि ये अपने अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। अगर आज वो महिलाएं नहीं बोली, घर की माताएं निकल कर नहीं बोली, तो कल को उनके बच्चे उनके बारे में क्या बोलेंगे कि जब आंदोलन चल रहा था, जब हक की लड़ाई हो रही थी, जब जुल्म किया जा रहा था और जब संघर्ष चल रहा था, तो मेरे माता पिता क्या कर रहे थे? वो घरों में बैठे हुए थे क्या? मैं बहुत सारी माताओं से पूछती हूँ और बुजुर्गों से भी पूछती हूँ, तो बोलते हैं कि हम तो अपने जनरेशन, जो आने वाली नस्लें हैं, वो हमारा नाम ले, हमारा गुणगान करे, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि उन लोगों को हम क्या दे के जाएंगे, कैसा भारत दे के जाएंगे।
तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं कि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। हम आज के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो कल भी देख रहे हैं कि हमारे आने वाले बच्चों को, जो नस्लें हैं, जो बच्चे बड़े होंगे, उनको संघर्ष नहीं करना पड़े, उनको गुलाम ना बना लिया जाए, उनको किसी बात की दिक्कत ना हो। उन लोगों का ये कहना है कि अगर आज चुप बैठ जाएंगे, हमारा जिंदगी तो इतना संघर्षमय है और गुलाम बनाया जा रहा है, तो आने वाला समय कितना खराब होगा। बस ये सोच के। एक आखिरी सवाल, आपके जहन में कब आया कि आपको झारखंड छोड़ के दिल्ली इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं तो आंदोलन में, मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले थे, तो उन लोगों के वजह से दोस्ती थी, सभी के वजह से मैं आई। और ये तो हम सभी का धर्म है कि जो लोग मानसिक गुलाम नहीं हो गए हैं और जिनका ज़मीर जिंदा है और जो रोटियां खाते हैं, तो रोटी का हक हो जाता है किसानों का। एक हम कर्जदार हैं, जो हमें, अलग की बात है कि बहुत सारे लोग इस तरह का भक्त लोग जो हैं, मोदी प्रेमी, वो उन लोगों का मैसेज आता है कि हमने तो अनाज पैसे से खरीद के लिया है। बहुत बेशर्मी वाली बात है। लेकिन जाइए और किसानों का संघर्ष देखिए खेत में, तो ये जवाब जो है मुंह के अंदर रह जाएंगे। जो वो कठिन परिश्रम करते हैं, एक छोटे बच्चे का जितना केयर करना होता है, पालन पोषण, उस तरह अनाज को हर मौसम से बचाकर तब वो अनाज उपजता है और तब हम तक पहुंचता है। तो वो किसानों का कर्ज है, इसलिए वो कर्ज को अदा करने के लिए, अगर अभी अदा नहीं करेंगे तो कब अदा करेंगे। और कम से कम एक जिंदा ज़मीर वाले लोग, जी मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं, उनको हटकर बोलना होगा। क्योंकि हम तो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि किस तरह देश का जो सरकारी संपत्ति रोज़ बिक रहा है, किस तरह दलितों का और जो कमज़ोर का, पिछड़ों का अधिकार को छीना जा रहा है, किस तरह मज़दूरों को कुचला जा रहा है, किस तरह किसानों को के हक को और उसके ज़मीन को भी कब्ज़ा कर लेने की तैयारी चल रही है। तो ये सब देखते हुए भी किस तरह नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, किस तरह महिलाओं का उत्पीड़न, जो सबसे बड़ा, मतलब कौन से मुद्दे को बोलूं छोटा है और कौन से मुद्दे को कौन किसको जिम्मेदार मानती है? जो किसानों की जमीन छीना जा रहा है, दलित पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती है? देखिए, इसमें सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, सरकार और उद्योगपति दोनों का मिला जुला तालमेल से शोषण की एक प्रक्रिया चल गई है। शोषण किया जा रहा है, सरकार और उद्योगपति, पूंजीपति दोनों के दोस्ती से, तालमेल से एक शोषण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो किसान जातियां हैं, इन्होंने ही धर्म के नाम पर राम मंदिर के लिए मोदी जी को चुना था। आप ये जो जितने मतलब कि जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस सरकार को चुना था। अब क्या लग रहा है, इनका मोह भंग होता दिख रहा है? अब लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोह भंग हो चुका है कि एक धर्म का नशा बोलते हैं ना, कार्ल मार्क्स ने बोला है कि धर्म का नशा ऐसा होता है जो अफीम से भी बढ़कर होता है। तो इंसान ही है, इंसान से भूल चूक होती है। देखिए, और इसमें मीडिया, नेशनल मीडिया का भी रोल बहुत बड़ा है कि लगातार झूठ और गलत और भ्रम फैलाकर माइंड को किस तरह डाइवर्ट कर देती है। तो वो लोग जो वोट दिए थे और जो मोदी मोदी करके लाए थे, वो बस एक बहक गए थे, माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। जनता को क्या चाहिए? आम जनता को कब तक छला जाएगा, कब तक धर्म के नाम पर छला जाएगा? तो वो सब समझ गए कि इन लोगों का तो कोई मुद्दा ही नहीं, मतलब सिर्फ धर्म की ही बात करते हैं, विकास की बात ही नहीं करते हैं। जब देखो आपस में लड़वाने की बात करते हैं। तो जागरूक है जनता, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ गए अब कि ये सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं। और नेशनल मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंबा है, उसका काम होता है कि सरकार, जो भी सत्ता में बैठे लोग, सत्ता की गलतियों को उजागर करना और सत्ता से सवाल करना। लेकिन आज नेशनल मीडिया क्या करती है कि सत्ता की गलतियों को छिपाती है, लीपापोती करके देश की जनता के सामने गलत तरीके से परोसती है। देश की जनता को लगातार झूठ परोसती है, गलत परोसती है और सत्ता की गलतियों को छिपाती है। तो आज देश जो डूब रहा है, देश की जो स्थिति हो गई है, उसमें सरकार, उद्योगपति के साथ साथ जो मीडिया है, देश की मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा उसमें योगदान है कि देश की मीडिया के वजह से अगर हमारा देश बर्बाद होता है, गर्क में जाता है, तो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा जो
आने वाले समय में ये जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, इसका काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ब्लैक पीरियड था ये पत्रकारिता के लिए। और माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे पत्रकार बंधु जिन्हें सलाम है, आज उनके वजह से संविधान बचा हुआ है और लोकतंत्र जिंदा है। बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं, उसमें आप भी हैं, और भी हमारे देश के बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं जिनके ऊपर गर्व होता है हमें कि इस समय में जहाँ पर हिटलर शाही चरम पर है और जहाँ पर जनरल डायर जैसे लोग बैठे हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, गुलाम भारत में भी इस तरह शोषण नहीं होता था और इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी जो आज हमारे गांधी के भारत में, नेहरू के भारत में, अंबेडकर के भारत में जो हो रहा है। आपको डर लगता है हिटलर शाही से? मुझे तो अब डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो पूरा माइंड प्रिपेयर करके आने से पहले इतना तो समझती हूँ मैं कि कुछ भी हो सकता है। जब आजकल सबसे ज़्यादा जो है आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। तो लोकतंत्र ने हमें ये, हमारे संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम आवाज़ उठाएं और सत्ता पक्ष से सवाल करें। एक आम जनता जो सरकार बनाती है, सरकार चुनती है, लेकिन आज के डेट में जो भी आवाज़ उठाता है उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हो सकता है मेरी भी आवाज़ कल को दबाने की कोशिश की जाए, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी तरह का इल्ज़ाम लग जाए, कुछ भी घटना हो जाए। इन सभी बातों को सोचते हुए, समझते हुए, मैं बहुत सोच विचार करने के बाद ही, ये एक तरफ तो है कि घर में बंद हो जाओ, अपने आवाज़ को बंद कर लो और इंतज़ार करो हमारा नंबर कब आएगा, बुज़दिली वाली बात। और दूसरा तरफ है कि एक दिन जियो, शान से जियो, गलत के खिलाफ बोलो, सच के सच रास्ते पर चलो और शान से जी के मरो, ताकि आने वाली समय में लोग नाम लें कि नहीं, इसने हक पर बोला, सच का साथ दिया इस हिटलर शाही के समय में भी। तो ऐसे ज़िंदगी से जो बहुत सालों का हो और गुलामी वाला हो, ज़मीर मार कर हो, जीने से बेहतर है कि मैं एक दिन की ज़िंदगी जीऊँ, एक घंटे की जीऊँ, लेकिन सीना तान के जीऊँ, हक के लिए आवाज़ उठाऊँ, दलित के लिए, कुचले के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जिस पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़ी रहूँ। उस पर मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। और सभी से मैं, देशवासियों से भी अनुरोध करूँगी कि अब भी समय है, आ जाइए, हर जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं तो याद रखिएगा, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा, अफसोस कीजिएगा। और इसी तरह हम देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है भैया, कि जो हमारा फ़र्ज़ है, हम दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, वो बोलेगा, वो क्रांति लाएगा, उसका फ़र्ज़ है, उसका फ़र्ज़ है, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सुनते हैं, सोचते हैं। तो हर चीज़ की शुरुआत जो होगी, सबसे पहले खुद से शुरू करना चाहिए, खुद से। इसलिए मैं ये क्रांति की शुरुआत, आवाज़ उठाने की शुरुआत खुद से करती हूँ। तो ये जेवा हैं, आप इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।